फ्लैश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारी ऑडियंस को आपके बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरा नाम है नीरज पांडे और मैं एक स्क्रीन राइटर और लिरिसिस्ट हूँ। मैं मुंबई पहुँचा 2015 में। उसके पहले मेरी जर्नी में मैं 7 साल के लिए मैं एनिमेशन और गेमिंग में एज अ गेम आर्टिस्ट काम करता था। जन्म हुआ बिहार में। 15 साल 16 साल का था, लगभग 10वीं क्लास में था तो दिल्ली आ गया। वहाँ से 12वीं की, और 12वीं करने के बाद मैंने एनिमेशन और गेमिंग की ट्रेनिंग ली। 2008 में काम करना शुरू किया। 2008 से लेकर दिल्ली में कुछ साल काम किया, फिर बेंगलोर में कुछ साल काम किया, और फाइनली जो मेरा इंटरेस्ट एक राइटिंग में था, मुझे लगा कि अब इसको सपने को सच करने का टाइम आ गया है और मैं 2015 में फाइनली मुंबई आया। राइट। और कैसे सडन चेंज आया गेमिंग इंडस्ट्री से स्क्रीन राइटर बनना, क्या कहना चाहेंगे उस चेंज के बारे में बताइए। मुझे लगता है ये चेंज सडन तो नहीं था। सडन शायद हमें बाहर से चीज़ें देखने में लगती हैं कि सडन हो गया, सडन से सीटी बज गई, पर नहीं। प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता रहता है और अचानक से एक बार सीटी बजती है तो आपको लगता है कि अचानक से बजी है। लिखना जब मैंने शुरू किया था शौकिया तौर पे, वो 7वीं क्लास से ही शुरू कर दिया था। तो 7वीं से 10वीं 11वीं तक मैंने कविताएं लिखी, और 11वीं के बाद, क्योंकि 12वीं का बोर्ड का प्रेशर होता है, और 12वीं के बाद जैसा मैंने बताया कि मैं एनिमेशन और गेमिंग करने लग गया था, और उसके बाद नौकरी, और नौकरी में रिसेशन, और फिर नौकरी बदलना, फिर शहर बदलना, सारी चीज़ों में राइटिंग कहीं छूट गई थी। और फाइनली जब मैं 2013 में बेंगलोर पहुंचा हूं, और मुझे लगा कि अब जीवन ठीक है, अब हर महीने के एक पैसे आ रहे हैं, लाइफ थोड़ी सेट लग रही है, जो दिल्ली में नहीं थी। राइटिंग वापस मेरी लाइफ में, बेंगलोर से दोबारा पोइट्री शुरू की, थिएटर शुरू किया, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी शुरू की, एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर। और फिर मैं 2015 में मुंबई आया हूँ, और उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें होती रहीं, और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सडन तो नहीं था, पर हाँ ये होना था। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या क्या किया है आपने प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स जो मेरे बाहर हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं जो कभी बाहर नहीं आएंगे। और तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था, जब मैं मुंबई आया तो मुझे एक फ़िल्म मिली थी जिसकी मैंने एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स किए थे। बहुत डरते डरते किए थे, क्योंकि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था जब मैं मुंबई आया था तो कि अलग अलग डायरेक्टर्स की अलग अलग वॉइसेस होती हैं, स्क्रीन राइटिंग के टूल्स क्या होते हैं। पर मुंबई वॉज काइंड एनफ कि मुझे वो फिल्म मिली जिस पर मैं सीख भी पाया, और उस फिल्म के इंतज़ार में मैंने अगले 2 साल अपने निकाल दिए, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें टफ थी मुंबई में पहले साल। तो आपको एक उम्मीद चाहिए होती है कि क्या होगा, तो वो क्या होगा मेरे साथ शुरू के 3 महीने में हो चुका था कि मैंने एक फ़िल्म कर ली थी। तो वो एक फ़िल्म मैंने करी थी जिसका नाम समीर था। ये फ़िल्म डायरेक्ट करी थी दक्षिण छारा जी ने। वो फ़िल्म अहमदाबाद में बेस्ड थी, और उसमें मोहम्मद ज़िशान आयुब स्टारर फिल्म थी वो। उसके बाद मैंने कुछ राइटिंग रिलेटेड नौकरियां भी की। उसके बाद मेरी पहली फ़िल्म एज ए लिरिसिस्ट मुझे मिली कामयाब में जो काम किया था वो प्रोड्यूसर्स को पसंद था, उन्होंने मुझे दूसरी फ़िल्म दी, राम प्रसाद की 13वीं के साथ साथ ही मैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी कर रहा था, एक तरफ हंसमुख कर रहा था। तो इन सारी फिल्मों में किसी में मैं गाने लिख रहा था, किसी में स्क्रीन प्ले लिख रहा था, किसी में डायलॉग्स लिख रहा था। तो हाँ, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं भी काम कर रहा हूँ अब। तो या दैट्स द राइट। एज ए राइटर ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने की इच्छा हो, या फिर ऐसा कोई ड्रीम हो अगर आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ। अच्छी बात है कि बहुत सारे जो मेरे ड्रीम्स थे जो मैं बेंगलोर में रहकर देखा करता था, काम करने का और कोलैबोरेट करने का, मुंबई ने मुझे वो चांस दिया। और अगर मुझे किन्हीं डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना है तो मैं विशाल भारद्वाज साहब के साथ कोलैबोरेट करना चाहूँगा बिल्कुल। मुझे एक है कि हाँ, उनके साथ उनका जो पोइटिक सेंस है और उनकी फ़िल्में मुझे बहुत पसंद है। पर मैंने सुना है और जाना है कि वो मोस्टली गुलजार साहब के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, पर देखेंगे अगर कभी मौका मिला तो उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा। राइट। राइटिंग और लिरिक्स की अगर बात करें, इन दिनों जो है बहुत सारे रिपीटेटिव बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ओरिजिनलिटी बहुत कम रह गई है, तो उसके लिए क्या क्या राय रखते हैं आप। मुझे लगता है कि हर चीज़ जब नई आती है तो उसमें हर वो चीज़ नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे अगर मैं इंसान के तौर पर बताऊं तो जब मैं मुंबई भी आया या कोई भी आता है तो वो अपना एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। उसी तरह
अगर OTT एक नया स्पेस आया है तो वो OTT स्पेस भी अपना नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरा मेटाफर कि अगर हम नल बहुत दिनों से बंद हो या नया नल हो, खोलते हैं तो कुछ दिनों तक थोड़ा मैला पानी, थोड़ा पीला पानी आता है। जब वो पानी निकल जाता है तो फिर हमें साफ़ पानी आता है, उसमें मीठा पानी भी आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो दौर है OTT के आने के बाद का, और बहुत सारे लोगों, नए लोग भी आ रहे हैं काम में, तो ये जो OTT के बाद का दौर है वो अभी हम उस पीले पानी वाले अभी हम उस जो OTT का दौर है अभी, मुझे लगता है वो पीले पानी वाला दौर है। वो थोड़ा टाइम देना चाहिए और चीज़ें सेटल हो जाएंगी। और पर अच्छी बात यह है इस दौर की कि बहुत सारे लोगों को अपना क्राफ्ट बेटर करने का, जो मेरे जैसे लोग हैं जिनकी कहीं से ट्रेडिंग नहीं है, जो इस इंडस्ट्री में आए और उनको लगता था कि हम काम कर सकते हैं, तो उनको वो मौके मिल रहे हैं। मुझे लगता है इस दौर को हमें उस तरह से देखना चाहिए, ना कि रेपिटेटिव और उस नज़र से। थोड़ा मुझे लगता है मैं नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर पता है कि लोग कितनी मेहनत करते हैं और क्या करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है ये वो दौर है जो एक बेहतर दौर की तरफ जाने का रास्ता है। राइट। और इन दिनों जो है सोशल मीडिया बहुत वास्ट हो गया है, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे जी। थे। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ट्रेंड होते हैं। रिसेंटली बॉलीवुड का वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है। तो एज अ राइटर कितना बुरा लगता है जब किसी भी फिल्म को लोग बॉयकॉट करते हैं बिना देखे, वो भी क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? मुझे एक राइटर से ज़्यादा एक इंसान के तौर पे बुरा लगता है, और मुझे लगता है कि देश में रोज़गार होना चाहिए। जितना रोज़गार बढ़ेगा उतने ये ट्रेंड कम होंगे। ओके। इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या कुछ नया आने वाला है। और जी, तो एक फ़िल्म अभी जिसकी बात चल रही है, जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई है, उसके लिए मैंने एडिशनल डायलॉग्स लिखे हैं। वो एक फ़िल्म है। एक फ़िल्म और है जिसके मैं गाने लिख रहा हूँ। नाम अभी और प्रोडक्शन हाउस नहीं बता सकता, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा बड़ा मन था बहुत टाइम से इस प्रोडक्शन हाउस या इन डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करने का। वो हो रहा है। और एक शो है, एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म के लिए, वो मैं लिख रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। ऑल्सो आपने बताया कि आप जो है थिएटर भी कर चुके हैं। क्या एक्टिंग की तरफ कोई प्रोजेक्ट्स है आपके, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? और ऐसा कोई एक्टर है जिससे इंस्पायर होते हैं आप? एक्टर तो बहुत हैं, मतलब मेरे दोस्त ही हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। और हालांकि ये कहना चाहिए कि मैं डीमोटिवेट होता हूँ कि अगर मुझे एक्टिंग कभी करनी पड़ेगी तो इतनी अच्छी कर पाऊँगा तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब बैंगलोर में मैं थिएटर कर रहा था, एमेच्योर थिएटर था, प्रोफेशनल थिएटर थोड़ा कम होता है वहाँ पे। समहाउ आई वाज लकी एनफ कि बहुत जल्दी मैं वहाँ से निकल आया। मैं उसको भी एक अच्छे नज़र से ही देखता हूँ कि मैं जल्दी निकल पाया वहाँ से। पर राइटिंग के लिए मैंने एक्टिंग को छोड़ा है। मुझे कई जगहों पे मुझे एक टाइम पे लगा कि अब ये जो एक्टिंग करने में, आप एक नाटक भी करते हैं, अगर ढंग का नाटक करते हैं तो उसमें 1 से 1.5 महीना जाता है। और मैं वो टाइम राइटिंग के लिए यूटिलाइज़ करना चाहता था उस टाइम पे। और अभी भी मेरा फोकस मोस्टली यही है। जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे अब एक्टिंग करनी चाहिए, तो मैं उस दिन से ऑडिशन देना शुरू कर दूँगा। राइट। और लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट का जो पूरा काम है वही अपने आप में एक मैसेज है। तो उसको अलग से एक बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, जो लोग मैसेज की तलाश में, उनको मैसेज की तलाश में नहीं रहना चाहिए। बस ये है कि हम लोग काम करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो खुशी आप तक पहुंच पाए। तो आपकी तरफ से एक कदम तो हमें चाहिए ही, कि क्योंकि हमारा काम उसके बिना अधूरा है। अगर कोई भी काम किया जाए और वो देखा ना जाए या लोगों तक ना पहुँचे, तो फिर वो बात पहुँचती नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी अच्छा काम है उसको देखें और सपोर्ट करें, और यही है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो